इसके डिफिनेशन को बहुत ध्यान से समझना। देखो, जब कोई प्रकाश या प्रकाश की किरणें, ठीक, बहुत सारी किरणें प्रकाश की किसी चिकने चमकदार तल के ऊपर पड़ती हैं। कहाँ पड़ती हैं? चिकने चमकदार, चिकना हो और चमकदार हो, उसके ऊपर जब पड़ते हैं तो उस प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है, मतलब टकरा के चला जाता है उसी माध्यम में। जिस माध्यम से प्रकाश आया होता है उधर चला जाता है, लौट जाता है टकरा करके, अधिकांश भाग। ठीक, तो प्रकाश द्वारा किसी चमकदार तल के ऊपर टकरा करके अपने ही माध्यम में लौट जाना, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आई बात समझ में? जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा प्रकाश ही परावर्तित हो, कभी वो डिपेंड करता है कि किसके ऊपर प्रकाश गिर रहा है ना। प्रकाश किसके ऊपर गिर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि प्रकाश कितना वापस जाएगा। समझ में? कोई चमकदार तल है, जैसे कोई दर्पण है, हमारे घरों में जो आईना होता है, दर्पण, मिरर जिसको कहते हैं, वो हो गया, या कोई बर्तन हो गया चमकदार, या कोई वस्तु हो गई चमकदार, या कोई शीशा हो गया चमकदार। समझ में आई बात? कोई भी चमकदार चीज ले लो और उसके ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश पड़ के उसी माध्यम में टकरा के वापस चला जाता है। बोलो, प्रकाश की टकरा करके वापस जाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आया नहीं आया है? देखो, प्रकाश द्वारा किसी चिकने चमकदार, किसी चिकने तथा चमकदार तल से, प्रकाश द्वारा किसी चिकने चमकदार तल से टकराकर प्रकाश द्वारा किसी चिकने तथा चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम की ओर, उसी माध्यम की ओर का मतलब किधर से वो आया है, उसी माध्यम की ओर वापस लौटना या वापस लौटने की घटना, वापस लौटने की घटना, ऐसे वापस लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। याद हो जाएगी परिभाषा, प्रकाश का परावर्तन कहलाते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहलाते हैं, परावर्तन कहलाती है। बहुत आसान है ना? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने एक दर्पण बना दिया, ये एक समतल दर्पण है, ठीक, ये समतल दर्पण है। ये मतलब समतल दर्पण किसको कहते हैं? जो हमारे घरों में मुंह देखने वाला, चेहरा देखने वाला शीशा लगा हुआ, आईना लगा हुआ, जिसमें हम रोज अपना चेहरा रोज देखते हैं, है ना, वो दर्पण है, ये समतल दर्पण इसको कहते हैं। ठीक, और इसको मैंने ऐसे रख दिया है, ऐसे, जैसे ये समतल दर्पण है, ऐसा तो देखा होता है, ऐसा लगा होता है, इसमें अपना मुंह देखते हैं, बोलो, चेहरा देखते हैं। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो एक तरफ तो चेहरा दिखता है लेकिन दूसरी तरफ नहीं दिखता है। अगर हम इसको उल्टा कर दें ऐसे तो दिखेगा? नहीं दिखेगा। इधर से तो दिखेगा लेकिन इधर से नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक तरफ पॉलिश लगी हुई है, एक तरफ परावर्तक पृष्ठ है और एक तरफ पॉलिश लगी हुई है। समझ में आई बात? मतलब प्रकाश को टकराने के लिए दोनों पृष्ठ की जरूरत है। एक ही पृष्ठ से टकराएगा, यहाँ से टकराएगा प्रकाश, यहाँ से नहीं टकराएगा। एक तरफ पॉलिश लगी होती है। तो जो अगर हम इस दर्पण को ऐसे कर दें, इस तरीके से रख दें ऐसे, तो हमको यही वाला हिस्सा तो दिखेगा। तो पॉलिश वाला हिस्सा कहाँ चला गया? नीचे। और परावर्तक पृष्ठ कहाँ है? ऊपर। जिस पृष्ठ से प्रकाश टकरा के जाता है ना, उस पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, जिधर की तरफ हमको चेहरा दिखाई पड़ता है।
उस वाले पृष्ठ को हम परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। याद रखोगे बात। तो परावर्तक पृष्ठ ऊपर है और पालित वाला पृष्ठ नीचे है और दर्पण ऐसे रखा हुआ है। अब ये दिखाने के लिए कि पालित वाला नीचे है, हम पालित वाले को ऐसे बना देते हैं, ऐसे पालित वाले पृष्ठ को ऐसे बना देते हैं, इन लाइनों से प्रदर्शित कर देते हैं। इससे पता चल रहा है कि पॉलिश वाला पृष्ठ नीचे है, ये पॉलिश वाला पृष्ठ है, ठीक। और परावर्तक पृष्ठ बताओ कहाँ है, ऊपर है, ये है परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ है ये, बोलो, ठीक। अब अगर मान लो कोई प्रकाश की किरण इसके ऊपर ऐसे आए, तिरछा, ऐसे तिरछा आ जाए ऐसे, ये प्रकाश की किरण है। देखो प्रकाश, जब प्रकाश को हम बहुत छोटे रूप में देखते हैं तो हमको एक सीधी रेखा के रूप में दिखाई पड़ता है, वो सीधी रेखा को हम किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण, अंग्रेजी में रे कहते हैं, रे, RAY, रे। आई बात समझ में, बोलो। जैसे एक झाड़ू होता है, तो झाड़ू में देखो कितनी सारी तीलियां होती हैं, तो जब सभी तीलियां आपस में मिल जाती है तो झाड़ू बन जाता है कि नहीं। लेकिन अगर झाड़ू को अगर हम छोटा करके देखें तो हमको एक तीली नजर आएगी, है ना। जब झाड़ू लगाया जाता है तो झाड़ू लगाने में हर एक तीली का अपना योगदान होता है, नहीं होता है। ऐसे समझ लो अगर कहीं से प्रकाश आ रहा है तो वो झाड़ू की तीलियों जैसा आ रहा है, बहुत सारी झाड़ू की तीलियां आ रही है समझ लो, अगर बहुत सारा प्रकाश कहीं पे आ रहा है। तो अगर हम एक झाड़ू की तीली को देख रहे हैं तो वो प्रकाश की किरण के रूप में होगी। तो प्रकाश को अगर हम बहुत छोटे रूप में देख रहे हैं तो हमको एक किरण दिखाई पड़ेगी, जिसको हम कहेंगे प्रकाश की किरण। तो ये वही प्रकाश की किरण है। अब ये प्रकाश किरण यहाँ पे आई और यहाँ पे गिरी, इस वाले पॉइंट पे गिरी, इस वाले पॉइंट पे, समझ गए, रुक जाओ, इस वाले पॉइंट पे गिरी। अब बताओ ये क्या आर पार चली जाएगी, नहीं जाएगी ना आर पार, ये यहाँ से टकरा करके इधर चली जाएगी, अपने ही माध्यम में लौट जाएगी। यही तो लिखा हुआ है, प्रकाश द्वारा किसी चिकने, देखो चिकना तल है कि नहीं है, ये चिकना तल है चिकना, स्मूथ सरफेस है ये, स्मूथ सरफेस, चिकना तल है ये। अब चिकने तल पर और चमकदार तल पर आया और टकराया, और टकरा करके अपने ही माध्यम में वापस लौट गया, यही घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। तो इसको देख करके तुम क्या कहोगे कि यहाँ क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। आई बात समझ में। अच्छा एक चीज और देखो, तुम लोग बोर्ड पे देखो, लिखो बाद में, जो प्रकाश की परावर्तन की घटना में जो प्रकाश की किरण आती है, इसका जानते हो क्या नाम है, इसका नाम है आपतित किरण। क्या नाम है, आपतित किरण। ये बात याद रखना, इंसिडेंट रे कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कहते हैं अंग्रेजी में, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। आने वाली किरण को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे, आपतित किरण, याद रखोगे। और जिस बिंदु पर प्रकाश गिरा, जिस बिंदु पर प्रकाश गिरा परावर्तक पृष्ठ पर, इस बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। क्या नाम है, आपतन बिंदु, इसका नाम है आपतन बिंदु। याद रखोगे बात, इसको कहते हैं आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर गिरा, ठीक। और जो प्रकाश की किरण परावर्तित हुई, कौन सी परावर्तित हुई, ये वाली, यही तो, वापस कौन गई, ये वाली, इसका नाम है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं इसको, रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण है। अगर ये सब बातें नहीं याद रखोगे ना, बेसिक चीजें हैं, अगर ये सब एकदम से समझ में आ जाएगा तो आगे एकदम बहुत आसान लगेगा, बहुत इजी बनाने के लिए ये सब चीजें समझना पड़ेगा। तो आने वाली किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण गिरती है उसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु या इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं इसको, ठीक। जो किरण वापस चली गई लौट करके, उसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। इतना समझ में आ गया। अच्छा इस तल को क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। नीचे वाले तल को क्या कहते हैं, पालित पृष्ठ कहते हैं, पालित वाला पृष्ठ कह लो। जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है, जिसको आपतन बिंदु कहते हैं, अगर यहाँ पर इस वाले बिंदु पर, ध्यान से समझो, इस वाले बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ से लंबवत एक रेखा खींच दे, ऐसे डॉटेड, ऐसे, ठीक है।
ये किसके लंबवत है? ये परावर्तक पृष्ठ के लंबवत है। 90 डिग्री का एंगल कौन बना रहा है? इसके साथ बन रहा है 90 अंश का कोण। लंब का मतलब होता है ये और ये दोनों आपस में मिल करके 90 अंश का कोण बना रहे हैं। तो ये कोण कितने अंश का हो गया? 90 अंश का। और इधर भी 90 अंश का कोण बनेगा। बोलो समझ में आई बात? हाँ, तो इसको कहेंगे अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब। अभिलंब क्यों माना जाता है? वैसे अभिलंब रियल में होता नहीं, लेकिन ये माना जाता है। क्यों माना जाता है? ताकि हम इधर इधर के कोण को देख पाए। समझ में आई बात? इस तरफ के कोण को, इस तरफ के कोण को देख पाए, इसलिए अभिलंब माना जाता है। ये किसके लंबवत होता है? परावर्तक पृष्ठ के लंबवत होता है। अगर ये परावर्तक पृष्ठ है तो अभिलंब ऐसा होगा। समझ में आई बात? ऐसा होगा बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल। आई बात समझ में? तो अगर हम इसको ऐसा कर देंगे, देखो सीधा है, देखो अभिलंब सीधा है कि नहीं है? आया समझ में? तो ये अभिलंब हो गया। अच्छा, फिर देखो ये अभिलंब होगा। अभिलंब को अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल। तो इसलिए इसको एन से प्रदर्शित करते हैं। काहे से प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं। याद रखोगे ये बात? ये अभिलंब है। अगर कोई पूछे अभिलंब क्या होता है तो क्या बताओगे? परावर्तक पृष्ठ के ऊपर डाला गया लंब आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अभिलंब हमेशा आपतन बिंदु पर खींचा जाता है, इधर उधर मत खींच देना। आई बात समझ में? और देखो इसमें और क्या चीजें हम सीख सकते हैं। इसमें एक चीज तुमको और दिख रही होगी, जब अभिलंब आ गया ना तो तुमको एक कोण दिख रहा होगा। ये वाला कोण दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? ये वाला कोण दिख रहा होगा सबको। ये कोण दिख रहा है, ये वाला जितना रेड वाला पोर्शन है, ये कोण दिख रहा है। ये कोण देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण है। तो इस कोण का नाम होगा आपतन कोण। क्या नाम है? आपतन कोण नाम है इसका। अगर कोई पूछ ले कि बताओ आपतन कोण क्या होता है, किसी परावर्तन की घटना में आपतन कोण किसको कहते हैं, तो क्या कहोगे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसलिए इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। काहे से? आई से प्रदर्शित करते हैं। इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। याद रखोगे बात को? ये आई है, ठीक। अच्छा, अच्छा दूसरा कोण दिख रहा है, ये वाला कोण दिख रहा है, ये वाला अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण दिख रहा है, ये वाला कोण दिख रहा है, ये कोण दिख रहा है ना? इस कोण को कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। देखो दिख रहा होगा ये। या इसको चाहो तो अलग कलर से शेड कर सकते हो, ऐसे ब्लू कलर से। जितना नीला नीला वाला हिस्सा है, ब्लू कलर वाला, ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया तुम्हारा परावर्तन कोण। कौन सा कोण है ये? परावर्तन कोण। अगर कोई पूछ ले कि व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो क्या? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन। व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण क्या होता है बताओ? तो क्या कहोगे? हाँ, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, क्या इसको कहेंगे? परावर्तन, परावर्तन कोण। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, और तो इसको आर से प्रदर्शित करेंगे। रिफ्रैक्शन मतलब आर से प्रदर्शित करेंगे, तो इसको आर से प्रदर्शित किया जाएगा। बोलो, इस डायग्राम में सिर्फ डायग्राम ही नहीं, बहुत कुछ बता रहा है ये डायग्राम। हमको नहीं बता रहा, अगर ध्यान से देखो तो इसमें तुमको बहुत सारी चीजें पता चल रही होंगी। नहीं पता चल रही? क्या हम इन सबको अलग अलग हेडिंग बना बना के लिखवाने की जरूरत है? बताओ, क्या अलग अलग हेडिंग बना बना के लिखवाने की जरूरत है कि अलग हेडिंग बनाए कि आपतित किरण हेडिंग बनाओ फिर लिखें आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं? नहीं ना।
अगर कोई पूछे आपतित किरण क्या होता है तो क्या कहोगे? परावर्तन घटना में जो प्रकाश किरण आती है या आपतन बिंदु पर गिरती है वो आपतित किरण कहलाती है कि नहीं? अगर कोई पूछे परावर्तित किरण का बताओ क्या होता है परावर्तित किरण, तो क्या कहोगे? परावर्तन की घटना में जो प्रकाश की किरण अपने माध्यम में लौट के जाती है, टकरा करके वापस जाती है, वो किरण परावर्तित किरण होती है। तो अगर कोई पूछे आपतन बिंदु बताओ क्या होता है तो क्या कहोगे? परावर्तन की घटना में परावर्तक पृष्ठ पे जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आपतित होती है या गिरती है, समझ गए, उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। बताओ। तो अगर कोई पूछे अभिलंब बताओ क्या होता है तो क्या कहोगे? परावर्तक पृष्ठ के ऊपर डाली गई काल्पनिक लंबवत रेखा अभिलंब कहलाती है। बोलो, लिखने की जरूरत है क्या? नहीं। फिर कोई पूछे आपतन कोण बताओ क्या होता है तो क्या कहोगे? आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर अगर कोई पूछ ले बताओ परावर्तन कोण क्या होता है तो तुम क्या कहोगे? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। बताओ। इसका नाम है दर्पण। यहाँ पे दर्पण लिख लो, ये दर्पण है, समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है ये। ठीक, बहुत जल्दी से इसको लिख करके और इस डायग्राम को बनाओ, फिर हम इसके नियम के बारे में पढ़ेंगे। परावर्तन के नियम। परावर्तन के परावर्तन के नियम, अंग्रेजी में इसको कहेंगे लॉज ऑफ परावर्तन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बनाओ बेटी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन के नियम जब भी पढ़ना या जब भी लिखना या किसी को बताना तो डायग्राम बना करके ही बताना। ठीक है, एग्जाम में मान लिया परावर्तन के नियम लिखने को आ जाए तो डायग्राम जरूर बनाना। कौन सा डायग्राम? यही जो बनाया था। देखो कितना आसान डायग्राम है। कैसे बनता है डायग्राम? बहुत आसान है। ऐसे एक दर्पण बना लो, समतल दर्पण, ऐसे बना लो समतल दर्पण, और नीचे की तरफ पॉलिश हो जाएगी। बोलो, नीचे की तरफ पॉलिश हो जाएगी और यहाँ पर एक प्रकाश किरण ऐसे तिरछा गिरेगी ऐसे, इसको कहेंगे आपतित किरण, और यहाँ से प्रकाश किरण इधर चली जाएगी जिसको कहेंगे परावर्तित किरण। बोलो, और यहाँ एक अभिलंब आ जाएगा इस आपतन बिंदु पर, यह आपतन बिंदु है, यहाँ से अभिलंब हो जाएगा, ये आपतन बिंदु है। ठीक है, ये अभिलंब है, ये है आपतित किरण, ये अभिलंब है नॉर्मल, इसको एन से लिखते हैं, इसको पी से लिख दो, इसको क्यू से लिख दो, इसको आर से लिख दो, ये दर्पण है यम एम डैश से लिख दो। कोई दिक्कत वाली बात है बताओ इसमें? नहीं ना। ये आपतन बिंदु है, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है और ये आपतन कोण है। बोलो, और ये परावर्तन कोण है। बताओ, अभी मैंने बताया था कि नहीं बताया था? तो डायग्राम तो जरूर बनाना पड़ेगा। अब हम सबसे पहले लिखेंगे परावर्तन के नियम में, हम लिखेंगे परावर्तन के दो मुख्य नियम है। के दो नियम है, दो नियम है। देखो कौन कौन से नियम। पहला नियम देखो जरा, पहला नियम फर्स्ट, क्यों? आपतित किरण, आपतित किरण पहले समझ लो। फिर आपतित किरण दिख रही नहीं दिख रही है? काजल, तुमको आपतित किरण दिख रही नहीं दिख रही? आपतित किरण दिख रही ना? परावर्तित किरण दिख रही कि नहीं दिख रही? बताओ, दिख रही ना? अभिलंब दिख रहा है नहीं दिख रहा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। सुन लो फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। अभिलंब कहाँ खींचा जाता है? बीच में नहीं, आपतन बिंदु पर, बीच में नहीं, आपतन बिंदु पर। कहाँ खींचा जाता है? आपतन बिंदु पर। आया समझ में? आपतन बिंदु कहाँ है? ये जिस बिंदु पर किरण गिरती है उसको कहते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण
और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो समझ गए तीनों एक ही तल में होते हैं, लेकिन इसका वास्तव में मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर बोर्ड पे आपतित किरण रहेगी तो बोर्ड पर ही परावर्तित किरण रहेगी और बोर्ड पर ही अभिलंब रहेगा। अगर तुम्हारे कॉपी पर आपतित किरण कॉपी बनी हुई है, ठीक है, तो परावर्तित किरण भी कॉपी पर ही रहेगी और अभिलंब भी कॉपी पे बनी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि बोर्ड पर आपतित किरण है और परावर्तित किरण यहाँ बाहर निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। समझ गए? यह आपतित किरण तो बोर्ड पर है और परावर्तित किरण बोर्ड के अंदर चली जाए, ऐसा भी नहीं होगा। या ऐसा थोड़ा सा हल्का सा ऐसे तिरछा निकल जाए, ऐसे निकल जाए, यहाँ प्रकाश किरण गिरी तो ऐसे चली गई, ऐसा नहीं होगा। ये तीनों एक ही तल में है, नहीं है? है या नहीं बताओ? अगर हम बोर्ड को ऐसे पकड़ के ऐसे कर दें तो तीनों एक ही तल में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? एक ही सरफेस में रहेंगे, एक ही तल में रहेंगे, एक ही सरफेस में रहेंगे। आई बात समझ में कि नहीं है? ये है पहला नियम, तो वही हम लिखने जा रहे हैं। क्या लिखने जा रहे हैं? आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर स्थित, आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब, अभिलंब, आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब तीनों, तीनों एक ही तल में, एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते। ये पहला नियम है परावर्तन का, ये परावर्तन का पहला नियम है। याद हो जाएगी? क्लियर हुआ? बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट तो नहीं है? नहीं ना? अब दूसरा नियम भी देख लो, दूसरा नियम देखो जरा, दूसरा नियम क्या बताओ इसमें आपतन कोण कौन है? तो ये है आपतन, ये है आपतन कोण, ब्लू कलर का जो दिख रहा है, ये है आपतन। देखो कितना सुंदर लग रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है आपतन कोण, दिख रहा है? ये आपतन कोण है। परावर्तन कोण दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ये परावर्तन कोण है रेड कलर का, ये रेड कलर का परावर्तन कोण है। ऐसे हम कलर करेंगे। अब देखो परावर्तन कोण रेड कलर का है, ठीक? ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है। तो दूसरा नियम ये कहता है, आपतन कोण को आई से लिखते हैं, परावर्तन कोण को आर से लिखते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर कहीं पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होंगे। आपतन कोण जितना होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। जितने कोण पर आपतित किरण गिरेगी अभिलंब के साथ, उतने ही कोण पर परावर्तित किरण परावर्तित होगी, जाएगी वापस अभिलंब के साथ। जितने कोण पे आएगी उतने कोण पे वापस जाएगी अभिलंब के साथ। समझ में आया? तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आई बात समझ में? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आपतन कोण ऐसे लिखेंगे ना, आपतन ऐसे तो लिखेंगे, बराबर रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन कोण आर। हाँ, ये दोनों बराबर होते हैं। ये है दूसरा नियम, ये सदैव दोनों बराबर रहेंगे, हमेशा बराबर रहेंगे। तो ये दूसरा नियम है। बताओ जरा, है? बस थोड़ा सा तुमको दिमाग लगाने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान लगाने की जरूरत है। यूनिट नंबर 9 कह लो या चैप्टर नंबर 9 कह लो या लेसन नंबर 9 कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, इस चैप्टर में हमने बहुत सारी बातें कर ली है पहले भी। आज हमारे पास पढ़ने के लिए कौन सा टॉपिक है? आज हमारे पास पढ़ने के लिए है गोलीय दर्पण। कौन सा टॉपिक है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। हालांकि समतल दर्पण और गोलीय दर्पण, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं।
आज हमारे पास पढ़ने के लिए गोलीय दर्पण, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। कहाँ है ध्यान, तुम लिखने में मस्त हो, यहाँ ध्यान लगाओ, यहाँ इस जगह पे फोकस करो, अपना पूरा दिमाग अपना यहाँ पे फोकस करो, बाहर क्या हो रहा है सब भूल जाओ। ठीक, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बताओ, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। क्या कहते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब समझो गोलीय दर्पण क्या होता है। जैसा कि इसमें लिखा है गोलीय, इसका मतलब गोल, गोलीय मतलब गोल, है ना। तो अगर हमारे पास कोई कांच का खोखला गोला है, कोई कांच का खोखला गोला है, गोला भी है, गोला मतलब वृत्त नहीं, गोला जो चारों तरफ से गोल होता है, जैसे फुटबॉल, जैसे गेंद, इस तरीके का गोला, समझ गए। और अंदर से वो खोखला है और कांच का है, समझ गए, वो अंदर से पूरा खोखला है। और उस गोले को अगर हम इस तरीके से काट दें, इस तरीके से काट दें, खोखले गोले को अगर हम काट दें इस तरीके से, बिल्कुल सीधा, इधर से भी काट देंगे, ऐसे काट दिया मैंने, ठीक, ऐसे काट दिया। अगर हम उस खोखले गोले को इस तरीके से काट देते हैं, तो काटने के बाद हमको कुछ इस तरीके से और इस तरीके से खंड दिखाई पड़ेंगे, अलग अलग, ये पार्ट अलग दिखाई पड़ेंगे, और ये पार्ट उठा के हमने देखो यहाँ रख दिया दोनों पार्ट, यहाँ देख लो सब लोग, ये दोनों अलग अलग पार्ट में पॉलिश कर दो। और कौन सी पॉलिश करना है, वही कल वाली पॉलिश करना है जो मैंने बताया था, सिल्वर ऑक्साइड या रेड ऑक्साइड की लाल पॉलिश कर दो। बोलो, ऐसी पॉलिश करो जो इधर वाला प्रिंट चमकदार हो जाए, सिल्वर ऑक्साइड की पॉलिश कर दो या कलाई कर दो। बोलो, तो इसमें जो है, मान लिया हमने इस तरफ पॉलिश कर दिया, इस तरफ, जब हम इस तरफ पॉलिश करेंगे धंसे वाले पृष्ठ की तरफ, बोलो, तो जो उभरा वाला पृष्ठ होगा ये चमकदार बन जाएगा। बोलो, तो इसको हम क्या कहेंगे बताओ, दर्पण कहेंगे कि नहीं कहेंगे, दर्पण बन जाएगा, ये दर्पण बन जाएगा। बोलो, गोलीय दर्पण। और अगर हम इसमें इस तरफ पॉलिश कर देते हैं, उभरे वाले पृष्ठ की तरफ इधर पॉलिश कर देते हैं, तो इसका जो धसा वाला चमक पृष्ठ है वो चमकदार हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा। तो ये दोनों दर्पण बन गए कि नहीं, इन दोनों को हम क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण होते हैं दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के, ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ, अवतल दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव मिरर। क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। बोलो, और कॉनकेव मिरर की क्या परिभाषा है बताओ। देखो, ये जो गोलीय दर्पण है ना, इन दोनों में कोई एक अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है, समझ में आई बात। ये दोनों प्रकार तुमको इसमें दिख रहे होंगे, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो के कैसे पहचानोगी कौन सा उत्तल दर्पण कौन सा अवतल दर्पण, बहुत सिंपल है। अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल दर्पण में जो अवतल दर्पण में जो उभरा वाला भाग होता है ना, उभरा वाला भाग, उभरा हुआ भाग होता है, उसके ऊपर पॉलिश लगे होते हैं, उसके ऊपर पॉलिश होते हैं, समझ रहे हो कि नहीं, उभरे वाले भाग पर पॉलिश होते हैं। और जो धसा वाला भाग होता है या कह लो दबा वाला भाग होता है, दबा वाला या धसा वाला भाग, ठीक, धसा वाला भाग वो होता है चमकदार, वो चमकदार होता है। सिंपल सी परिभाषा है ये। आप हमको बताओ जरा, इसमें अवतल दर्पण कौन, हम पूछ रहे हैं अवतल दर्पण कौन सा है, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, कौन सा है, ये वाला कि ये वाला, ये वाला। बोलो, क्योंकि इसमें उभरा वाला भाग देखो है उस पर पॉलिश है, धसे वाले भाग पे चमकदार है। तो कोई अगर पूछ ले कि अवतल दर्पण क्या होता है तो क्या कहोगे, अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसके उभरे वाले भाग पे पॉलिश होती है और धसा वाला भाग चमकदार होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। याद रखोगे बात। और इस हेडिंग में ये वाला चित्र यहाँ बनाएंगे, ऐसे तो बनेगा, ये वाला चित्र ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे बना देंगे और फिर इस तरफ पॉलिश कर देंगे, ये है पॉलिश वाला भाग,
उभरे वाले भाग पे पॉलिश है और धसे वाले भाग चमकदार है। धसा हुआ भाग, धसा भाग ये चमकदार है, चमकदार। ठीक, तो इसका नाम अवतल दर्पण। समझ में आया अवतल दर्पण क्या होता है? बोलो। अब इसी तरीके से अगली परिभाषा है उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में क्या होगा? उत्तल दर्पण में इसका जस्ट उल्टा होगा। उभरा वाला भाग जो होगा वो चमकदार होगा और धसा वाला भाग में पॉलिश होगी। इसको बनाओ, फिर हम इसके बाद लिखते हैं। ये तो बन के नहीं बना हो तो जल्दी बना लो। अच्छा, एक बात और बताओ जरा, उत्तल दर्पण जब हमने बनाया ही है तो उत्तल दर्पण के बारे में थोड़ा सा और बातचीत कर लिया जाए। अभी यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं इसको। देखो, उत्तल दर्पण जो होता है ना, अगर हम उत्तल दर्पण के ऊपर, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है, अगर हम उत्तल दर्पण के ऊपर बहुत सारे प्रकाश की किरणों को ऊपर एक साथ समांतर गिरा दें, प्रकाश की किरणों को एक साथ ऐसे गिरा दें, ठीक, तो जब समांतर किरणें इसके ऊपर ऐसे गिरेगी ना, इस तरीके से, ये सब समांतर किरणें है कि नहीं बताओ? तो ये जानते हो प्रकाश किरणों को क्या करेगा? ये प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देगा, ऐसे इकट्ठा कर देगा एक जगह पे। समझ रहे हो? ये अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देगा। बोलो बोलो। जैसे ये मान लिया कोई समतल पृष्ठ है, इस समतल पृष्ठ के ऊपर अगर हम बहुत सारी लंबवत तीलियां लगा दें, इस तरीके से तीलियां लगा दें, इस तरीके से, ठीक है, तो वो तीलियां सब एक दूसरे के समांतर होंगी। सब लंबवत होंगी कि नहीं होंगी? समांतर होंगी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा मोड़ दें ऐसे तीलियां लगाने के बाद, तो वो सब तीलियां ऐसे एक पॉइंट पे झुक जाएंगी। ऐसे झुक जाएंगी कि नहीं? उस तीलियों को समझो कि प्रकाश की किरणें हैं। समझ में आया? तो अगर अवतल दर्पण का जो धसा हुआ भाग है, इस यानी कि परावर्तक पृष्ठ जिसको कहते हो, उसके ऊपर प्रकाश किरणें समांतर आएंगी, तो ये प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर केंद्रित हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी, हैं? और प्रकाश की किरणों का एक बिंदु पर इकट्ठा होना, जानते हो क्या कहते हैं? इकट्ठा होने को क्या कहते हैं? अभिसरित होना। क्या कहते हैं? अभिसरित होना। अभिसरित होना। अभिसरित को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग या कन्वर्ज होना। कन्वर्ज, ठीक है, कन्वर्ज होना। अभिसरित का मतलब कन्वर्ज हो जाना, इकट्ठा हो जाना एक जगह, एकत्रित हो जाना। तो इसीलिए अवतल दर्पण का एक और नाम है, इसका नाम है अभिसारी दर्पण। क्या कहते हैं इसको? अभिसारी दर्पण। प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है, इसलिए इसका क्या नाम है? अभिसारी दर्पण। याद याद रखोगे ये बात? क्यों कहते हैं इसको अभिसारी दर्पण? क्योंकि इसके ऊपर प्रकाश किरणें जब आती समांतर, तो ये परावर्तित होकर के एक जगह भी इकट्ठा हो जाती है, और एक जगह इकट्ठा होने को कहते हैं अभिसरित होना, यानी कि अपसरित हो जाते हैं। और अपसरित हो गए, इसका मतलब इस दर्पण का क्या नाम हो गया? अभिसारी दर्पण। इसका दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। बोलो, याद रखोगे ये बात? तो इस बात को इसके नीचे नोट करके करो, लिखो, नोट करके। नोट करके क्या लिखोगे? इसे इसे अभिसारी, इसे अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण को हम इंग्लिश कहते हैं कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर। इसे कन्वर्जिंग मिरर, अवतारी दर्पण ही कहते हैं। किसे? अवतल दर्पण को, ठीक, कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। क्यों कहते हैं बताओ भाई? अगर कोई पूछे बताओ क्यों कहते हैं, तो क्या कहोगे? क्योंकि, हाँ, क्योंकि इसके ऊपर, इसके ऊपर आने वाली या गिरने वाली, इसके ऊपर गिरने वाली
समांतर प्रकाश की किरणें, इसके ऊपर गिरने में समांतर प्रकाश की किरणें, समांतर प्रकाश किरणें, ठीक है। समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद एक बिंदु पर एकत्र यानी कि अभिसरित, एकत्र यानी अभिसरित हो जाती है, अभिसरित हो जाते हैं। बताओ, क्लियर हुई बात? कंफ्यूज तो नहीं हो गए? बोलो। इसलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अभिसारी प्रकृति का होता है। तो इसके बाद आ जाओ नंबर 2। नंबर 2 है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर में जो उभरा वाला भाग होता है वो चमकदार होता है, उभरा वाला भाग होता है चमकदार, उभरा भाग चमकदार, ठीक। और जो धसा वाला भाग होता है या दबा वाला भाग होता है उससे पॉलिश होती है, दबा या धसा वाला भाग पे पॉलिश होती है। दबा, याद रखोगे बात? उल्टा बना दो, लेकिन हमेशा ध्यान रखना पॉलिश पीछे की तरफ ही बनाना है, इधर की तरफ मुंह कर ले। नियम होता है दर्पण का मुंह हमेशा इधर की तरफ होना चाहिए, बाएं तरफ। तुम्हारे कॉपी में बाएं तरफ होना चाहिए दर्पण का चेहरा, परावर्तक पृष्ठ की दिशा बाएं तरफ होनी चाहिए, ये नियम है। तो बताओ इसको कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे? बोलो, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। ये उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। इसका, इसके पॉलिश वाला पृष्ठ पीछे रहेगा, धसे वाले भाग पे पॉलिश देख लो चाहे, और उभरे वाले भाग जो है चमकदार, ये पॉलिश वाला पृष्ठ है, ये है पॉलिश वाला पृष्ठ, और ये चमकदार पृष्ठ है, ये चमकदार है यानी कि परावर्तक पृष्ठ है ये, ठीक है। परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। तो इसका नाम क्या होगा? उत्तल दर्पण, ठीक। और उत्तल दर्पण में भी एक खास बात होती है, इसमें भी एक खासियत होती है। बताएं कौन सी खासियत होती है? उत्तल दर्पण में भी एक खासियत होती है, जानते हो क्या? कि उत्तल दर्पण के ऊपर अगर प्रकाश की किरणें समांतर आ जाएं, बोर्ड पे देख रहे हो तुम लोग, अगर उत्तल दर्पण के ऊपर समांतर किरणें ऐसे गिर जाएं, ऐसे गिर जाए समांतर किरणें ऐसे, तो उत्तल दर्पण क्या करता है जानते हो? ये प्रकाश की किरणों को इधर उधर फैला देता है, इसको इधर भेज देगा, इसको इधर भेज देगा, फैला देगा, ऐसे फैला देगा। और फैलाने को कहते हैं अपसरित करना। फैलाने को क्या कहते हैं? अपसरित करना। किसी चीज को फैला देना मतलब अपसरित कर देना। इकट्ठा करने को कहते हैं अभिसरित करना, और फैलाने को क्या कहते हैं? अपसरित करना। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, अभिसरित में अपसरित में कंफ्यूजन रहता है उनको, ठीक है। अभिसरित और अपसरित में कंफ्यूज नहीं रहना, ठीक। अभि मतलब इकट्ठा कर देना, अभि माने नीचे गिरा देना, अप मतलब उठा देना, अप माने ऊपर, अंग्रेजी में अप माने ऊपर होता है, अप माने उठा देना, उठा देना मतलब फैला देना, समझ गए? बोलो, अपसरित करना। प्रकाश की किरणें इसके ऊपर गिरेंगी तो ये क्या करेगा? अपसरित कर देगा। इसीलिए इस दर्पण का नाम क्या पड़ा? अपसारी दर्पण। क्या पड़ा? अपसारी दर्पण। अपसरित का मतलब होता है डायवर्जिंग, डायवर्जिंग। क्या नाम है इसका? डायवर्जिंग, या डाइवर्ज, डाइवर्ज कर देता है, तो इसका नाम हो जाएगा डाइवर्जिंग मिरर। क्या नाम हो जाएगा? डाइवर्जिंग मिरर। बोलो। हाँ, तो इसको भी नोट करके लिखेंगे क्योंकि ये किसकी खासियत है ना, तो इसको भी नोट करके लिखना है। कहते हैं ये भी तुमको बता दिया मैंने। क्या बताया मैंने?
क्योंकि इसके ऊपर गिरने वाली समांतर किरणें को ये क्या कर देता है, परावर्तित करके इधर उधर फैला देता है, चारों तरफ फैला देता है। इसके ऊपर प्रकाश किरणें करेंगे तो परावर्तित होकर के फैल जाएंगे, अपसरित हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर गिरने वाली इसके ऊपर गिरने वाली इसके ऊपर गिरने वाली समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद क्या हो जाता है बताओ, परावर्तन के बाद फैल जाते हैं, है ना, फैल जाते हैं। फैल जाने का मतलब है अपसरित हो जाते हैं, है ना, अपसरित हो जाते हैं। याद रखोगे ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम बता रहे हैं, बहुत जल्दी बच्चे भूल जाते हैं, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। और ये पूछा भी जाता है एग्जाम में भी पूछा जाता है, वाइवा में पूछा जाता है, प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है। ठीक, तो इसको भूलना नहीं, बना लो चित्र। कौन सी बनेगी, गोलीय दर्पण से संबंधित गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। इसको इम्पोर्टेंट कर लो, गोलीय दर्पण से संबंधित बना लो। दर्पण का ध्रुव, ध्रुव को अंग्रेजी में कहते हैं पोल। ठीक, पोल ऑफ मिरर, दर्पण का ध्रुव। ठीक है, देखो सब लोग बोर्ड पे देखो, सब लोग हम लेते हैं, जब भी कोई गोलीय दर्पण लेते हैं तो उस गोलीय दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ होता है, परावर्तक पृष्ठ होगा, एक तरफ परावर्तक पृष्ठ होगा, एक तरफ वालिस वाला पृष्ठ होगा। तो किसी गोलीय दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है, उस परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है, जो सेंटर होता है, वही दर्पण का ध्रुव होता है। ठीक है, मान लो कि ये हमारे पास एक दर्पण है, पीछे से की तरफ पालिश है और आगे की तरफ चमकदार पृष्ठ है, और ये कुछ ऐसा है। तो बताइए कौन सा दर्पण है, ये कौन सा दर्पण लग रहा है काजल? पीछे की तरफ पालिश, आगे के पृष्ठ चमकदार है, तो बताओ ये कौन सा दर्पण लग रहा है? अगर ये पूरा गोल होता तो कौन सा दर्पण होता है? अवतल होता कि उत्तल होता? अवतल दर्पण होता, क्योंकि उभय पक्ष पे पालिश है, धसा हुआ पृष्ठ चमकदार है, तो ये अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर होता है, होता कि नहीं? तो बताओ जरा इसका ध्रुव कहाँ होगा? बिल्कुल बीच में। परावर्तक पृष्ठ कौन सा, यही है ना, तो परावर्तक पृष्ठ के बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव कहेंगे। क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव। अब इस वाले पॉइंट को जब भी हम दर्पण बनाएंगे ना, तो हम ऐसे तो बनाएंगे नहीं, सामने का पृष्ठ तो बनाएंगे नहीं, न तो पीछे का, हम हमेशा साइड से बनाएंगे। तो जब हम साइड से ऐसे बनाएंगे, ऐसे, तो बताओ वो जो ध्रुव होगा बीच वाला, वो यहाँ पे ही तो होगा, इस वाले जगह पे होगा। तो हम जब इसमें डायग्राम में बनाएंगे ध्रुव, तो उसको हम बिल्कुल बीच में कुछ ऐसा दिखाएंगे, कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। ये अवतल दर्पण के लिए यहाँ होगा ध्रुव, यहाँ बीच में होगा कि देखो बीच में है कि नहीं है, बोलो। और उत्तल दर्पण में बोलो, तो परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है वही दर्पण का ध्रुव कहलाता है। हम इसको रटेंगे नहीं, समझेंगे, समझ गए?
तो हम सीधे सीधे यहाँ पे दर्पण का ध्रुव में क्या लिखेंगे, परावर्तक, परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, याद हो जाएगा। कोई पूछे कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है तो क्या कहोगे, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है वही दर्पण का ध्रुव होता है। तो यहाँ पे ये ध्रुव है, ये ध्रुव है दर्पण का। और ध्रुव को हम पी से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, पी से लिखते हैं, पी से, इसे पी से लिखा जाता है। डायग्राम में मैंने बना दिया पी, ठीक है, डायग्राम में मैंने पी बना दिया, इसे पी से लिखते हैं, याद रखोगे बात। बोलो, ये है दर्पण का ध्रुव। आ जाओ अगले टॉपिक में, फटाफट हम पढ़ते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं समझते हुए, ठीक। केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता, वक्रता केंद्र, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। देखो ये जो हमने दर्पण बनाए हैं गोली दर्पण, हर एक गोली दर्पण किसी न किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। दर्पण शुरू किया था पढ़ाना तो सबसे पहले मैंने क्या काटा था, एक गोले को काटा था कि नहीं काटा था, सबसे पहले मैंने गोला काटा था और फिर उसके पीस अलग किए थे, 2 पीस काटा था, नहीं काटा था। तो इसका मतलब अगर गोली दर्पण कहीं पे है तो किसी न किसी गोले से कट के वो बाहर आया होगा, किसी न किसी गोले से कट के आया होगा, पक्की बात है वो। तो जिस गोले से वो कट के बाहर आया होगा उस गोले का जो केंद्र होगा, गोला होगा तो उसका केंद्र भी तो होगा, सेंटर, उस गोले का जो केंद्र होगा वही केंद्र उस दर्पण के लिए भी केंद्र, वक्रता केंद्र होगा। समझ में आई बात, जिस गोले से वो कट के आया होगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे जब गोले से वो कट के बाहर चला गया उसका अंदर रह गया तो फिर इसको केंद्र को लेके क्यों ढो रहे हो, ये तो सोच रहे होगे। तो केंद्र की जरूरत उसकी पड़ती है, वो केंद्र जो होता है वो केंद्र भले ही गोले में रह गया है लेकिन केंद्र और दर्पण के बीच की दूरी तो वही रह जाती है, तो उसका जो केंद्र होता है वो तो साथ ही में रहता है उसके। बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर हमारे पास हमने कोई एक लाइन बनाई है, जैसे मैंने एक लाइन बनाई, एक हमने वक्र बनाया लाइन इस तरीके से, तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र तो होगा ही। जब हम चाप लगाते हैं तो हम क्या करते हैं, प्रकार होता है ना, प्रकार, हम प्रकार में पेंसिल लगाते हैं फिर एक ऐसा चाप लगाते हैं, तो उसका भी तो कहीं ना कहीं केंद्र होता है, वो जो पॉइंट जहाँ पे रखते वही तो केंद्र है। अगर इसका हम एक वृत्त बनाते हैं तो उसी का तो ये भाग था, तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से जो गोली, जो गोली दर्पण होते हैं वो किसी न किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। तो जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं उसका केंद्र उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे ये हमने बनाया अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण मान लिया ये अवतल दर्पण इस गोले का कटा हुआ भाग था, इस गोले का कटा हुआ भाग था, इसी को काटा था ऐसे तब निकला था ये बाहर। बोलो, गोले को मैंने काटा था ऐसे, ऐसे काटा था, ऐसे काटा था, तभी तो ये बना था, इधर पालिश कर दिया था। तो इस गोले का कहीं ना कहीं केंद्र भी तो हुआ होगा, यही केंद्र इसके लिए वक्रता केंद्र रहेगा, भले ही हम इतने हिस्से को हटा क्यों ना दें, जिसको हटा देंगे लेकिन ये केंद्र यहाँ मौजूद रहेगा, ये हट जाएगा इसका केंद्र यहाँ मौजूद रहेगा और ये केंद्र इसका वक्रता केंद्र होगा। आई बात समझ में, ये है वक्रता केंद्र, इसको कहेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र को किस अक्षर से लिखते हैं बताओ जरा, सी से, वक्रता केंद्र को क्या लिखते हैं, सी से। इसी तरीके से उस दर्पण में भी हो सकता है, जैसे मान लिया ये मैंने बनाया उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में इधर मैंने पॉलिश कर दिया इधर अंदर की तरफ, लेकिन जब इसको काटा गया होगा तो इसी तरीके के गोले से तो काटा गया होगा, उसी का तो ये भाग है। बोलो, ये इसी का तो भाग है, तो इसका भी तो कोई ना कोई केंद्र होगा, तो इसका केंद्र ये है,
ये हो गया वक्रता केंद्र, इसी को कहेंगे वक्रता केंद्र। और इसको हमेशा ध्यान रखना सी से प्रदर्शित करते हैं। बोलो, परिभाषा में हम ये लिखेंगे कि गोलीय दर्पण का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। याद रखोगे, वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक, सी से प्रदर्शित करते हैं, याद रखोगे। अच्छा, एक और बात बताएं जरा, देखो सब लोग बोर्ड पे देखो, इन दोनों के वक्रता केंद्र में एक अंतर है, कोई बताएगा क्या अंतर है? बताओ। इन दोनों के वक्रता केंद्र में एक अंतर है, क्या अंतर है बताओ, क्या खासियत है दोनों के वक्रता केंद्र में? बोलो। वैसे तो इसका नाम है अवतल, ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है, ये है उत्तल दर्पण। तो दोनों के वक्रता केंद्र में एक खासियत है, दोनों की अलग अलग बात है। कौन सी बात अलग अलग है, समझ में आई बात? मतलब अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र पालिश चमकदार पृष्ठ की तरफ है, यानी कि बाईं तरफ है, यानी कि दर्पण के बाईं तरफ है, ऐसे बोल सकते हैं। दर्पण के आगे है, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र दर्पण के आगे है, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे है। दर्पण का पीछे का साइड यही तो है, और दर्पण के आगे का साइड ये, इसमें पीछे का साइड ये, आगे का साइड ये। तो वक्रता केंद्र इसमें देखो आगे की तरफ है कि नहीं है, और उत्तल दर्पण में पीछे की तरफ है कि नहीं है। ये बात याद रखोगे कि नहीं याद रखोगे? याद रखोगे ना। और जो वक्रता त्रिज्या बनेगी ना, इसी को मिलाती हुई रेखा बनेगी। अच्छा, ध्रुव बनाते इसमें, ध्रुव, ये है ध्रुव, इसमें भी ये ध्रुव हो गया। बोलो, जल्दी से चित्र बनाओ और इसको लिख लो, और अगर कोई डाउट भी है तो पूछ सकते हो। समझ में आया ना? इसमें हमने दो परिभाषाएं पढ़ ली थी, जिसका नाम था ध्रुव और वक्रता केंद्र। ठीक है, आज हमारे पास पढ़ने के लिए क्या है? आज हमारे पास पढ़ने के लिए वक्रता त्रिज्या और अभिलंब, और भी हम आगे बताएंगे। ठीक है, वक्रता त्रिज्या देखो हम क्या कैसे समझेंगे। ये क्या दिख रहा है, ये वो खोखला गोला है जिससे गोली दर्पण निकाला जाता है काट करके, वही वाला खोखला गोला है। इस खोखले गोले में ये जो हिस्सा है, ये दर्पण है, इधर पॉलिश कर दिया गया है, इधर हिस्सा काट दिया गया है। बोलो, तो इस खोखले गोले का देखो ये वक्रता केंद्र है, तो हम कहेंगे कि इस दर्पण का वक्रता केंद्र है, यही केंद्र इस दर्पण का भी तो वक्रता केंद्र होगा। हालांकि ये दर्पण कौन सा होना चाहिए बताओ? इस दर्पण का क्या नाम होना चाहिए? अवतल नाम होना चाहिए, इसका नाम है अवतल दर्पण। ठीक है, इसका नाम अवतल दर्पण है। और इस दर्पण का क्या नाम होना चाहिए? उत्तल दर्पण, क्योंकि धसे हुए भाग में पॉलिश है, तो ये है उत्तल दर्पण। तो जैसे ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है, और ये उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र है, और ये दर्पण का ध्रुव है, और इसमें इस दर्पण का ध्रुव है P। तो वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है, रेखा, किसी गोली दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है और उसके ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, जो दूरी होती है, वो दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको ऐसे समझ लो कि जैसे कोई गोली दर्पण है, वो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसकी जो त्रिज्या होती है, वही उस गोले की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। समझ में आई बात? इस गोली दर्पण का जो खोखला वो कटा हुआ भाग, जिस गोले का कटा हुआ भाग है, ये गोली दर्पण, जिसको उत्तल दर्पण कह रहे हो, ये जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग है, उसकी जो त्रिज्या है, वही इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाते हैं। बताओ, आई बात समझ में? और इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से। वक्रता त्रिज्या दूरी है, वक्रता त्रिज्या क्या है? दूरी है, सी और पी के बीच की दूरी है।
और जो सी है वो बिंदु का नाम है, वो वक्रता केंद्र है। ये वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है, ये बिंदु का नाम है सी। और आर क्या है? दूरी है, वह त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है? इस अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। और यहाँ अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या देखो पीछे है, यहाँ अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आगे है कि नहीं? तो अगर कोई तुमसे पूछ ले कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती, तो क्या बताओगे? किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या वह त्रिज्या होती है जिस गोले का कटा हुआ वो भाग होता है, वही त्रिज्या होती है। जिस गोले का कटा हुआ वो भाग होता है ना, ये गोलीय दर्पण, ये उसकी जो त्रिज्या होती है वही इसकी त्रिज्या होती है। समझ में आया? ये अवतल दर्पण इस गोले का कटा हुआ भाग है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वही इसकी त्रिज्या होगी। बोलो, इस गोलीय दर्पण का कटा हुआ भाग क्या है? ये गोलीय दर्पण जो है ये इस गोले का कटा हुआ भाग है, तो इसकी जो त्रिज्या होगी इस गोले की वही इस दर्पण की भी त्रिज्या होगी। बोलो, तो परिभाषा में क्या लिखोगे? परिभाषा में लिखोगे गोलीय दर्पण उसकी त्रिज्या, उसकी त्रिज्या, और इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल आर से। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित। समझ में आया? बोलो। अच्छा, एक चीज और देखो जरा, जो अवतल दर्पण उसकी वक्रता त्रिज्या बाईं तरफ नापी जा रही है बाईं तरफ, और उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दाईं तरफ है, पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ है, दाईं तरफ है। बाईं तरफ की दूरियां माइनस में होती हैं, ध्यान रखना। बाईं तरफ की जो दूरियां होती हैं वो माइनस में होती है। अब पीछे की तरफ की जो दूरियां, दाईं तरफ की दूरियां होती है वो धनावेशित होते हैं, मतलब धनात्मक होते हैं, प्लस में होते हैं। बोलो, वो प्लस में होते हैं। बोलो, तो इसलिए हम इसमें क्या लिखेंगे कि अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो पॉजिटिव होती है। यही तो लिखेंगे, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कैसी होती है बताओ? अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? ऋणात्मक, माइनस में, है ना? तथा उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या काहे में होते हैं? धनात्मक होते हैं, धनात्मक। ये बात याद रखोगे, धनात्मक होते, प्लस में होते। ठीक। अब इसके बाद अगली हेडिंग है नंबर 4, अभिलंब। सब लोग बोर्ड पे देखो, फिर अभी हम समय देंगे उतारने के लिए। बोर्ड पे देख, समझना बहुत जरूरी है, समझ लो पहले, लिखना तो कुछ है ही नहीं इसमें। देखो, जो अभिलंब होता है ना, अभिलंब किसी भी दर्पण का जो वक्रता केंद्र होता है, देखो वक्रता केंद्र यही तो है। अगर हम इसको मिटा दें, डॉटेड लाइन को मिटा दें, तो हमारे पास क्या रह जाएगा? बस यही तो बचेगा, खाली दर्पण बचेगा, मुख्य अक्ष बचेगा, और ध्रुव बचेगा, और वक्रता केंद्र बचेगा। है, बचेगा नहीं बचेगा? हाँ, तो हम इसको समझाने के लिए बना रखे हैं कि ये गोली दर्पण इस गोले का कटा हुआ भाग है। समझ गए? इसलिए मैंने बनाया है। हालांकि दर्पण तो खाली इतना ही है जितना मैंने पॉलिश कर रखा है, बाकी तो मैंने डॉट एंड समझाने के लिए बनाया है। ये हिस्सा है नहीं, समझ लो, ध्यान रखो। लेकिन अगर होता गोला ये तो ऐसा ही होता है कि नहीं? कि अगर किसी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र है, और वक्रता केंद्र से अगर हम दर्पण पे कोई रेखा खींच दे, लंब, हम ऐसा रेखा खींच दे, सीधी सीधी रेखा खींच दे, ऐसे रेखा खींच दिया मैंने, ये सीधी रेखा खींच दिया, तो हमेशा ध्यान रखना दर्पण पे वो हमेशा लंब होता है, हमेशा वो लंब होगा, 90 अंश का कोण बनेगा, ये हमेशा ध्यान। कोई वृत्त है और उस वृत्त का ये केंद्र है, और केंद्र से अगर तुम एक रेखा खींच दोगे
तो ये हमेशा इसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अगर यहाँ स्पर्शरेखा खींचोगे तो हमेशा लंबवत रहेगी, चाहे जिधर खींच दो, चाहे नीचे खींच दो, चाहे ऐसे खींच दो, चाहे ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, बोलो ये हमेशा यहाँ पे लंब रहेगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? 90 डिग्री पे आएगी, यहाँ पे लंब रहेगी। समझ में आया कि नहीं? 90 अंश का कोण मतलब लंब है, परपेंडिकुलर है। बोलो बस बात समझ में आई? इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। केंद्र, वक्रता केंद्र से दर्पण पर, या गोली दर्पण लिखो, गोली दर्पण, गोली दर्पण मतलब दोनों आ जाते हैं इसमें, फिर अवतल उत्तल दोनों आ गए। गोली दर्पण पर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा लंबवत होती है, लंबवत होती है, लंबवत होती है, जिसे हम अभिलंब कहते हैं। इसे अभिलंब कहते हैं, अभिलंब, ठीक, इसे अभिलंब कहते हैं। समझ में आया? 90 डिग्री का एंगल बनता है। और एक बात समझो, हमने बताया था जब प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था, तो वहां पे एक बात बताई थी, जरा ध्यान से समझो। सबको समझ में नहीं आती ये बातें, बहुत ध्यान से समझना, दिमाग खोल करके, दिमाग की खिड़कियां खोल के समझना, दिमाग की खिड़कियां खोल लो सब लोग, खोल लिए? अब जरा यहाँ देखो, ये है समतल दर्पण, याद आ रहा है कुछ? पिछला जन्म अभी याद आएगा तुम लोगों को, कुछ याद आ रहा होगा। ये समतल दर्पण है और ये प्रकाश की किरण है, बोलो, और ये अभिलंब है, याद आ रहा है? और यहाँ से ये प्रकाश किरण परावर्तित हो रही है। हमने कहा था इस प्रकाश की किरण का नाम है आपतित किरण। क्या नाम है? आपतित किरण। ये कौन सा बिंदु है? आपतन बिंदु है। इस किरण का क्या नाम है? परावर्तित किरण। क्या नाम है इसका? परावर्तित किरण। और इस रेखा का क्या नाम है? अभिलंब, है ना? और इस वाले कोण का क्या नाम है? आपतन कोण। और इस वाले कोण का क्या नाम है? परावर्तन कोण। तो परावर्तन का मैंने नियम पढ़ाया था, वहां मैंने बताया था, पहला नियम छोड़ दो, पहला नियम तो सबको पता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं आपतन बिंदु के साथ। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते, तो पहला नियम था। दूसरे नियम में मैंने बताया था कि जो आपतन कोण होता है आई, वो परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। याद आया? आपतन कोण आई परावर्तन कोण के बराबर होता है, समझ रहे हो? और अगर हम आपतन कोण के मान को घटाते हैं तो परावर्तन कोण का भी मान घट जाएगा। और घटाते घटाते अगर हम इस प्रकाश की किरण को बिल्कुल लंबवत इसके ऊपर डालें, यहाँ से डालें, यहाँ से, तो प्रकाश परावर्तित होकर के कहाँ जाएगा? इसी मार्ग पे वापस लौट जाएगा जिस रास्ते से आया है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस रास्ते से ऐसे आया है उसी रास्ते पे ऊपर चला जाएगा, यानी कि आपतित किरण के ऊपर परावर्तित किरण आ जाएगी। ये आपतित किरण होगी तो परावर्तित किरण इसी के ऊपर आ जाएगी। समझ में आई बात? उसी मार्ग पे वापस चला जाएगा। तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का कोण बन रहा है। इसका मतलब आपतन कोण का भी मान 90 अंश है, नहीं 0 है। आपतन कोण का मान कितना है? 0। अभिलंब ही इसी में तो है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का मान कोण 0 है, नहीं है? और परावर्तन कोण का भी मान 0 है, लेकिन ये दर्पण के साथ कितना कोण बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, नहीं बन रहा है? तो ये भी तो दर्पण है और इसके साथ भी तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आएगी और इस गोली दर्पण पे पड़ेगी, तो क्या लगता है यही कंडीशन होगी कि नहीं होगी? यही कंडीशन होगी कि नहीं होगी, बताओ? नहीं होगी, लंबवत ऐसे आएगी। और यहाँ भी वक्रता केंद्र से आएगी तो इसके ऊपर तो लंबवत ही होगी ना, होगी नहीं होगी? और लंबवत होगी तो परावर्तित होकर के कहाँ जाएगी? अपने ही केंद्र से प्रकाश किरण आएगी, वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण आएगी तो वो दर्पण पे निश्चित रूप से लंबवत ही होगी। होगी कि नहीं होगी? देखो लिखा है, निश्चित रूप से लंबवत होगी अगर वक्रता केंद्र से आएगी तो। अब वक्रता केंद्र से आएगी तो इस पर लंबवत होगी और लंबवत प्रकाश किरण लंबवत ही जाएगी।
अपने ही मार्ग पे वापस जाएगी, तो ये अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी। तो क्यों वापस लौट जाएगी, ये बात हमने क्लियर कर दी, क्योंकि भाई इसके ऊपर लंबवत होती है। आई बात समझ में? ये बात याद रखना, भी हम आगे इसकी फिर जब बात करेंगे आगे, जब वहां पे किरण आरेख बनने का नियम पढ़ाएंगे, याद रखोगे ये बात। तो इसको कहते हैं अभिलंब। इसके बाद नंबर 5 आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 में लिखो मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। देखो मुख्य अक्ष क्या होता है, सब लोग समझो मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष देखो क्या होता है, देखो ये दर्पण है अवतल, और ये दर्पण है उत्तल, बोलो, और इसके पीछे हम पॉलिश लगा दें। ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। अब हमको बताओ जरा, बताओ ये कौन सा बिंदु है, ये बताओ कौन सा बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है। धरो इधर देखो सब लोग, इधर देखो, तुरंत देखने लगते हो। इधर देखो, ये कौन सा बिंदु है बताओ। दर्पण का ध्रुव है, ये क्या है, दर्पण का ध्रुव। इसको काहे से लिखते हैं, पी से लिखते हैं। अच्छा जरा बताओ ये कौन सा बिंदु है, वक्रता केंद्र। इसका वक्रता केंद्र इधर होगा कि इधर होगा, इधर होगा। ये है वक्रता केंद्र, बोलो। इसको काहे से लिखते हैं, सी से लिखते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने में रेखा क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। लेकिन वक्रता त्रिज्या सी और पी के बीच की दूरी है। तो वो रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती हुई चली जाए बिना कोई माप के, बिना कोई माप के, उस रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। जो वक्रता केंद्र से होते हुए, ध्रुव से होते हुए सीधी निकल जाए, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। ये है मुख्य अक्ष, इसको प्रिंसिपल एक्सिस है। इसकी कोई निश्चित माप नहीं होती है, ध्यान रखना। तुम मुख्य अक्ष कितना भी लंबा खींच सकते हो, अपने कॉपी में तुम खींचते 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 वहां तक खींच सकते हो, समझ गए। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर ही गुजर रही हो वो, समझ में। तो कोई पूछे वो कि अक्ष क्या होता तो क्या बताओगे, वह काल्पनिक रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती हो दर्पण के, उस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। तो इसमें मुख्य अक्ष ऐसे तो बनेगा, ये मुख्य अक्ष है, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष याद रखोगे, ये बात लिखने की कोई जरूरत नहीं है, चित्र देख के समझ में आ रहा है। जहां जरूर लगेगी वहां हम लिख देंगे, और जहां नहीं लगेगी वहां तुम चित्र देख के समझ जाओगे। ये मुख्य अक्ष है, बताओ आया। तो अगली हेडिंग है मुख्य फोकस क्या होता है। मुख्य फोकस दर्पण का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इसको बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया मैंने, इसको मैंने इंपॉर्टेंट कर दिया, इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। और अक्सर बच्चे जो होते हैं वो मुख्य फोकस भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मुख्य फोकस में फोकस दूरी में अंतर नहीं कर पाते हैं, उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मुख्य फोकस समझना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझना। देखो इतना मिटा दे, इतना इतना मिटा दे, देखो ध्यान से समझना। ये है वक्रता केंद्र, ठीक। ये ये है मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र, ये ध्रुव है। और इधर है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ठीक। बोलो, पॉलिश लगा दिया इसमें, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। ये अवतल दर्पण और ये है उत्तल दर्पण, ठीक। देखो मुख्य फोकस क्या होता है। देखो अगर कोई प्रकाश, ये मुख्य मुख्य अक्ष है, ध्यान रखना। ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र, ये मुख्य अक्ष है। तो अगर हम अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण है, अगर हम अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण लाएं, अवतल दर्पण, और यह है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो
अगर हम अवतल दर्पण में, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण लाए, ध्यान से देखना, मुख्य अक्ष के समांतर अगर हम प्रकाश की किरण लाए, अगर समांतर प्रकाश की किरण लाए ऐसे, एक और प्रकाश की किरण ले आओ, इस तरीके से कम 2 प्रकाश की किरण ले आओ। देखो दोनों मुख्य अक्ष के समांतर है कि नहीं है, ये मुख्य अक्ष है, इसकी लंबाई तुम कितनी भी कर सकते हो, तुम्हारे पर डिपेंड है, ठीक है। ये मुख्य अक्ष के समांतर 2 प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो ये आने वाली प्रकाश किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर होंगी ना और दर्पण के ऊपर पड़ेंगी, और तो दर्पण से क्या होगा, परावर्तन होगा कि नहीं, दर्पण से परावर्तित होकर के ये जिस बिंदु पर मिलेंगी, जिस बिंदु पर मिलेंगी, यहाँ पे मिलेंगी, इसी बिंदु पर तो मिलेंगी, हाँ इस बिंदु पर मिलेंगी, जिस बिंदु पर मिलेगी वह बिंदु इस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा। सुन लो ध्यान से, अगर कोई पूछ ले कि बताओ अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ होता है या किसे कहते हैं, तो क्या कहोगे कि अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, वह बिंदु उस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। समझ में आया नहीं आया, बोलो। क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, अभिसरित कर देता है। अभिसरित करने का मतलब होता है झुका देता है, इकट्ठा कर देता है एक बिंदु पे, करता है नहीं करता है, इसलिए इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये बताया था ना मैंने कल, तो ये अभिसारी दर्पण है, ये प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा करेगा। तो समांतर किरणें अगर आएंगी और जिस बिंदु पर ये प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर देगा वही बिंदु मुख्य फोकस हो जाएगा। आया समझ में? हाँ, तो ये बात समझ में। अच्छा इसमें आ जाओ। अच्छा इसको काहे से लिखते हैं, कैपिटल एफ से। मुख्य फोकस को काहे लिखते हैं, कैपिटल एफ से। मुख्य फोकस एक बिंदु का नाम है, या फोकस बिंदु कह सकते हो इसको, या खाली फोकस कह सकते हो, एक बिंदु का नाम है, ये बिंदु है। ऐसे ही इसको एफ से लिखते हैं। ऐसे ही उत्तल दर्पण में अगर प्रकाश किरणें समांतर आ जाए, ऐसे ऐसे आ जाए, बोलो इस तरीके से, तो क्या होगा, तो इसमें भी तो परावर्तन होगा। आगे किरणें उस पार तो जाएंगी नहीं, परावर्तित हो जाएंगी, क्योंकि ये एक अपसरित अपसरित करने वाला दर्पण है, प्रकाश की किरणों को अपसरित कर देता है, यानी कि अपसारी दर्पण है, तो ये प्रकाश किरणों को फैला देगा ना, तो एक किरण तो इधर भेज देगा इस तरफ परावर्तन के बाद, और एक किरण ये इधर भेज देगा परावर्तित होकर के, ये इधर चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, मतलब प्रकाश किरणें जितनी आएंगी सब फैल जाएंगी परावर्तित होकर के, तो परावर्तित होकर के प्रकाश किरणें फैल जाएंगे। लेकिन अगर इनको पीछे बढ़ाएं हम, पीछे, तो ऐसा लगेगा कि ये किसी एक बिंदु से आ रही है, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आ रही है, तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, वह बिंदु इस दर्पण का फोकस कहलाता है, या फोकस बिंदु कहलाता है, या मुख्य फोकस कहलाता है। बताओ समझ में आया? अवतल दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आएंगी, अवतल दर्पण से परावर्तित होंगी, परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष से जिस बिंदु पर मिलेंगी वह बिंदु उसका मुख्य फोकस होगा। और उत्तल दर्पण में भी मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी, समांतर आकर के मुख्य दर्पण से परावर्तित होंगी, परावर्तन के बाद जब ये प्रकाश किरणें जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होंगी या जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होंगी, वह बिंदु उस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा। बताओ क्लियर हो रही बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? याद हो जाएगी परिभाषा कि लिखवाने की जरूरत पड़ेगी हमको, है परिभाषा लिखवाने की जरूरत है क्या? नहीं ना, चित्र देख के नहीं बता सकते कि समांतर आएंगी जिस बिंदु पर मिलेंगी वही फोकस होगा। उत्तल दर्पण में समांतर आएंगी जिस बिंदु से जाते हुए प्रतीत होंगी वही फोकस होगा। क्या चित्र देख के तुम इस बात को नहीं समझा सकते? बिल्कुल समझा सकते हो, नहीं समझा सकते? ठीक गए ना? बताओ बोलो। अच्छा अब एक बात और देखो, अभी कंप्लीट नहीं किया मैंने, इसको मिटा दें? अभी एक बात और देखो जरा, देखो आगे तरफ है नहीं है, और ये वाला फोकस बिंदु दर्पण के पीछे तरफ है,
तो फोकस बिंदु और ये ध्रुव, इसके जो बीच की दूरी है इसको कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो एक अगली हेडिंग में इसी से अटैच होकर हेडिंग है, इसको हम अलग लिख रहे हैं, फोकस दूरी। और फोकस दूरी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताओ? फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कहते हैं इसको अंग्रेजी में। नाम है फोकस दूरी, अंग्रेजी में कहेंगे फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। काहे से? स्मॉल एफ से। और फोकस बिंदु को काहे से प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। याद रखोगे, फोकस बिंदु कैपिटल एफ, फोकस दूरी स्मॉल एफ। ठीक है। और फोकस दूरी किसको कहते हैं बताओ? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ये भी फोकस दूरी होगी ये वाली। तो इसमें अगर चाहो तो लिख लीजिए परिभाषा। क्या लिखेंगे? मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस तथा मुख्य फोकस यानी एफ तथा दर्पण के ध्रुव, दर्पण के ध्रुव के मध्य दूरी, मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाते हैं। फोकस दूरी कहलाते हैं। फोकस दूरी कहलाते हैं। और सबको पता है कि इसको काहे से प्रदर्शित करते हैं? इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सब लोग बोर्ड पे देखेंगे, फिर हमें भी समय देंगे और सामने का। इसका मुख्य फोकस दर्पण के आगे की तरफ है। यानी कि हम फोकस दूरी जब दूर चेक करेंगे, नापेंगे, तो हमेशा बाएं से दाएं तरफ नापेंगे। इधर ही तो नापेंगे फोकस दूरी। तो ये वाली फोकस दूरी होती है ऋणात्मक। कौन सी होती है? ऋणात्मक। क्योंकि बाएं से दाएं की तरफ की जो दूरियां होती है वो ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है। तो चूंकि ये फोकस दूरी बाएं से दाएं तरफ नापी जा रही है, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव माइनस में होती है, क्योंकि ये बाईं तरफ नापी जा रही है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना, अवतल दर्पण की फोकस दूरी काहे में होती है? माइनस में। अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी सदैव सदैव ऋणात्मक, ऋणात्मक। ठीक। क्यों ऋणात्मक? क्योंकि ये बाएं से दाएं तरफ नापी जा रही है। और उत्तल दर्पण में पीछे की तरफ देखो नापी जा रही है। देखो पीछे है फोकस, उत्तल दर्पण में पीछे फोकस है। वक्रता केंद्र भी पीछे था, अब मुख्य फोकस भी पीछे है। तो इसलिए क्या लिखेंगे? उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, की फोकस दूरी, फोकस दूरी सदैव काहे में मापे जाते हैं? धनात्मक ली जाती है। सदैव धनात्मक ली जाती है। याद रखोगे ये बात, धनात्मक ली जाती है। और अगर कोई पूछ ले ऐसा क्यों, तो बता दोगे ना ऐसा क्यों? क्योंकि दर्पण में ध्रुव से ये बाईं तरफ नापी जा रही है और इसमें ये दाईं तरफ नापी जा रही है। बाईं तरफ की दूरियां माइनस में नापी जाती है और दाईं तरफ की दूरियां धनात्मक प्लस में नापी जाती है। आई बात समझ में? नंबर लाइन तो पढ़े होगे, नंबर लाइन, संख्या रेखा। यहाँ 0 होता है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, -2, -3। पढ़े हो नहीं पढ़े हो? ये कक्षा 8 में पढ़े होगे, 7 में, 8 में, 6 में तो कहीं ना कहीं पढ़ाए होगा। ऐसे थोड़े टपक पड़े कक्षा 10 में। नर्सरी केजी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पढ़ के 9 दूरियां माइनस में है कि नहीं है? देखो है, बाईं तरफ की दूरियां माइनस में और दाईं तरफ की दूरियां धनात्मक में है। ऐसे याद रखोगे है? ठीक। तो लिख लो फटाफट, लिख लो।